सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट सेकंड एल्कोहल वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के इंट्रोडक्शंस, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। तो आज के कंटेंट के साथ हम शुरू करते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स वह एल्कोहल होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप उपस्थित हों, यानी कि टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कंटेनिंग कंपाउंड्स टर्म्ड एज डाईओल्स या डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। हम यहाँ बात करते हैं, अध्ययन करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये जो ग्लाइकोल है वहाँ हाइड्रोक्सिल समूह की पोजीशन के आधार पर हम इनको हम 1,2 ग्लाइकोल कहते हैं। 1,3 पोजीशन पर यदि दोनों हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं कंपाउंड में तो इनको हम 1,3 ग्लाइकोल कहते हैं, और इसी प्रकार 1 और 4 पोजीशन पर दोनों हाइड्रोक्सिल हैं तो हम 1,4 ग्लाइकोल के नाम से उन कंपाउंड को जानते हैं। 1,2 ग्लाइकोल को अल्फा ग्लाइकोल कहते हैं, 1,3 को बीटा और 1,4 को गामा ग्लाइकोल कहते हैं। दोनों हाइड्रोक्सिल समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित हों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अनस्टेबल स्थिति है। और चूंकि ये स्थायी कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होकर के डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल का अणु मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के कारण एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं रह सकते, यानी कि वो कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल होगा। तो हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम कॉमन नेम, यानी कि हम सामान्य नाम से इनको किस प्रकार जानते हैं। तो सामान्य नाम से हम दो प्रकार से जानते हैं। अल्फा ग्लाइकोल्स का सामान्य नाम हम अलग तरीके से रखते हैं, और बीटा और गामा एल्कोहल्स का जो ग्लाइकोल्स का जो सामान्य नाम है वो हम अलग तरीके से लिखते हैं। अल्फा ग्लाइकोल्स हैं, उन सभी अल्फा ग्लाइकोल्स के सामान्य नाम रखने से पहले हम ये देखते हैं कि वो अल्फा ग्लाइकोल्स किस एल्कीन से प्राप्त हुआ है। जिस एल्कीन से वो अल्फा ग्लाइकोल प्राप्त हुआ है तो हम प्रीफिक्स में लिखेंगे एल्काइलिन ग्लाइकोल। जैसा कि आप यहाँ ये एक एग्जाम्पल है अल्फा ग्लाइकोल का, 1,2 ग्लाइकोल का। यहाँ हम इसका कॉमन नाम इस तरह रखते हैं, ये एथीन से प्राप्त हुआ है। एथीन, एल्कीन क्या है, एथीन है, तो इसलिए इसका प्रीफिक्स में क्या लिख दिया, इथाइलिन, और ग्लाइकोल पीछे सफिक्स में लिख दिया है। तो इसका कॉमन नेम हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। इसी प्रकार ये अन्य एक और अल्फा ग्लाइकोल है, इसका नाम चूंकि ये प्रोपीन से प्राप्त हुआ है तो प्रीफिक्स में हम प्रोपाइलिन रखते हैं और सफिक्स ग्लाइकोल ही है। और इसी प्रकार यदि ब्यूटीन से अगर कोई प्राप्त हुआ है डाईहाइड्रिक एल्कोहल तो हम इसका कॉमन नेम इस प्रकार रखते हैं, ब्यूटीन है तो ब्यूटाइलिन हो गया प्रीफिक्स, और पीछे सफिक्स में हम ग्लाइकोल करते हैं, तो इसका कॉमन नेम हो गया ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। अब हम अलग तरीके से बात करते हैं बीटा और गामा एल्कोहल की। बीटा और गामा डाई एल्कोहल्स या डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स की। तो बीटा ग्लाइकोल्स में हम जो पॉलीमिथाइलिन, पॉली एल्कीन शब्द है वो प्रीफिक्स में लिखते हैं, यानी कि इन जो दो हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप्स हैं उनके मध्य में उपस्थित मिथाइलिन्स ग्रुप्स की संख्या को निर्देशित करते हुए हम इनका नाम लिखते हैं। तो इनका कॉमनली हम इसका नाम इस प्रकार देखते हैं, कॉमनली हम इसको पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल्स के नाम से जानते हैं। पॉलीमिथाइलिन में कुछ भी हो सकता है, ट्राईमिथाइलिन हो सकता है, टेट्रामिथाइलिन हो सकता है, पेंटामिथाइलिन हो सकता है। तो ये पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल्स की ट्रेंड में हम इनका नाम रखते हैं। तो ये एक एग्जांपल्स के तौर पर हम देख सकते हैं, ये 1,3 ग्लाइकोल है। तो 1,3 ग्लाइकोल में पॉलीमिथाइलिन क्या है, ट्राई है। मिथाइलिन कितने हैं, 3 हैं, तो ये ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। इसी प्रकार 1,4 डाइओल या डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स या ग्लाइकोल्स में या बीटा डेल्टा ग्लाइकोल्स में क्या स्थिति हो रही है, डेल्टा ग्लाइकोल्स के अंदर 4 मिथाइलिन ग्रुप हैं, तो इसका कॉमन नेम हो गया टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल।
अब एक अन्य मेथड है नामकरण का, IUPAC सिस्टम्स। IUPAC सिस्टम्स में हम डाइओल्स या ग्लाइकोल्स को का नामकरण किस प्रकार करते हैं, तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। IUPAC नामकरण रखने से पहले हम ये देखते हैं सफिक्स में हम इस प्रकार हम एडिंग सफिक्स डायोल आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन्स। पेरेंट जो एल्केन्स हैं उस पेरेंट एल्केन है उससे पश्चात हम डायोल्स नाम रखते हैं, और डायोल्स में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की पोजीशन को न्यूमेरल नाम देते हैं। यदि हाइड्रोक्सिल समूह 1 और 2 पोजीशन पे है तो वहाँ नाम सफिक्स में हम 1,2 डायोल कहेंगे, और यदि 1 और 3 पोजीशन पे है तो हम उसको 1,3 डायोल्स कहेंगे। तो हम IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक सिंपल है अल्फा डायोल्स, अल्फा ग्लाइकोल्स। अल्फा ग्लाइकोल्स में हम ये देखते हैं एल्किन पार्ट क्या है, यहाँ हम देखते हैं ये है एल्कीन पार्ट। इस एल्कीन पार्ट में क्या है, 2 कार्बन हैं और यहाँ नंबर 1 और ये नंबर 2, कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 क्योंकि सेम पोजीशन है यहाँ इस केस में। और 2 कार्बन को हम इथेन कहेंगे, और सफिक्स में 1 और 2 पोजीशन पर ऑल है तो 1,2 डाइओल इसका IUPAC नामकरण हो गया। इसी प्रकार यहाँ ये एक अन्य कंपाउंड है जहाँ हम एल्केन चेन को सेलेक्ट करते हैं, तो ये हुई 1, 2 और 3 कार्बन की चेन है। इसमें 1 और 2 पोजीशन पर डाइओल है तो हम इसका नाम सफिक्स प्रीफिक्स में एल्केन रखते हुए, पेरेंट्स नाम को पहले रखते हुए, पेरेंट्स नाम के बाद हम डाइओल ऐड करते हैं, और उस डाइओल में हाइड्रोक्सिल समूह की पोजीशन को मेंशन करते हुए डाइओल लिखते हैं। जैसे इस कंपाउंड के केसेस में प्रोपेन 1 और 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण 1,2 डाइओल हो गया। इसी प्रकार यहाँ गामा जो ग्लाइकोल है, इसमें यहाँ देखिए ये एक 3 कार्बन की चेन है, इसमें 1 और 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आया, और 1 और 3 हाइड्रोक्सिल समूह है पोजीशन पे तो 1,3 डाइओल हुआ। इसी प्रकार एक और अन्य एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि IUPAC नामकरण है वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल में किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम एक लंबी कार्बन श्रृंखला हमने सेलेक्ट की, और इस लंबी कार्बन श्रृंखला में हम उस छोर से कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक हो। तो यहाँ दोनों स्थिति में कहीं से सेम पोजीशन मिल रही है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर कार्बन। तो 2 और 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह हैं, और पेरेंट जो स्केलेटन है, कार्बन चेन है, वो है 4 कार्बन की, इसीलिए 4 कार्बन की, और 2 और 3 पोजीशन पे मेथिल समूह भी प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हैं। तो इनको भी हम दर्शाते हुए इसका IUPAC नामकरण इस प्रकार देते हैं। 2 और 3 पे डाई मेथिल है, यानी 2 मेथिल हैं 2 और 3 पोजीशन पे, तो 2, 3 डाई मेथिल, और कार्बन चेन में 4 कार्बन हैं इसलिए ब्यूटेन, और 2 और 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण 2, 3, और सफिक्स में हम डाइओल लिखते हैं। तो इसका नामकरण हो गया 2, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2, 3 डाइओल। इसको हम कॉमनली पिनेकोल कहते हैं, और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट हम समझने का प्रयास किया था, उसमें ये पिनेकोल कंपाउंड हमने देखा। और अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, डाइओल्स या डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स के बनाने की विधियाँ। हम एल्कीन्स से डाइओल बना सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशंस के द्वारा। तो फ्रॉम एल्कीन्स यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है, 2 हाइड्रोक्सिल समूह का एंटर होता है, असंतृप्तता गायब होती है, और हम यहाँ रिएजेंट के रूप पोटेशियम परमैंगनेट और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड्स ले सकते हैं, OSO4 ले सकते हैं, और ये KMnO4 ये एथीन है, और इस एथीन की अभिक्रिया यदि KMnO4 के साथ करवाएं या OSO4 के साथ कराएं
तो ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया होती है। ये त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया में जो जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोक्सिल समूह हैं, वो दोनों हाइड्रोक्सिल समूह रिएक्टेंट की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि रिएजेंट की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि हमने केमेनोफोर या OSO4 ले लिया है तो हमें सिस डायोल ही प्राप्त होगा। सिस डायोल्स इस प्रकार इस रिएक्शंस में इसीलिए प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ एक इंटरमीडिएट एस्टर बनता है जो साइक्लिक ओस्मेट या साइक्लिक पर मैग्नेट एस्टर बनता है। इस कारण से जो जुड़ने वाले हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप हैं वो दोनों सेम और जुड़ेंगे डबल बॉन्ड के, तो हमें सिस प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसीलिए ये जो अभिक्रिया है एथीन की केमेनोफोर या OSO4 के साथ वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस का कारण यह है ड्यू टू साइक्लिक परमैंगनेट और ओस्मेट एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ परमैंगनेट एंड साइक्लिक ओस्मेट एस्टर्स। तो यहाँ हम इस रिएक्शंस के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है या OSO4 है और एक्वस टी ब्यूटिल एल्कोहल हमने और यहाँ सॉल्वेंट के रूप में लिया है और ये एथीन है। इस एथीन की OSO4 के साथ रिएक्शंस करते हैं तो मध्यवर्ती के रूप में हमें साइक्लिक ओस्मेट एस्टर प्राप्त होता है। ये साइक्लिक ओस्मेट एस्टर यदि जुड़ने वाले हाइड्रोक्सिल ये सेम साइड में सेम फेस में जुड़ करके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। इसी कारण सेम फेस में जुड़ने के कारण ओस्मियम से जब इसका इसकी एस्टर साइक्लिक रिंग ब्रेक होती है तो हमें जो डायोल प्राप्त होता है उस डायोल में हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप सेम साइड में हमें प्राप्त होते हैं। इसी कारण हमें डायोल है वो सिस डायोल मिलता है प्रोडक्ट के रूप में और यही मुख्य वजह है स्टीरियो स्पेसिफिक होने का इस रिएक्शंस का। तो ये केमेनोफोर और ध्यान रहे ओस्मियम O4 और केमेनोफोर के साथ एथीन है वो सिस डायोल्स का निर्माण होता है। और trans diol can also be prepared by treating alkene with H2O2 in presence of aqueous formic acids। हम ट्रांस डायोल्स भी बना सकते हैं यदि हम एल्कीन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एक्वस फॉर्मिक एसिड की उपस्थिति में करवाएं तो हमें ट्रांस डायोल भी मिलता है। ये रिएक्शंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कब ट्रांस डायोल प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में, कब सिस डायोल हो रहा है, इसके लिए आपको मुख्य रिएजेंट का पता होना चाहिए कि H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस फॉर्मिक एसिड है तो ट्रांस डायोल बनेगा और एथीन यदि केमेनोफोर या ऑस्मियम OSO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिएक्शंस हो रही है तो हमें सिस डायोल प्राप्त होगा। तो ये सिस और ट्रांस की एक और यहाँ साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोहेक्जीन है। इस साइक्लोहेक्जीन में यदि H2O2 की अभिक्रिया करवा रहे हैं एक्वस फॉर्मिक एसिड्स में तो यहाँ देखने को मिल रहा है आपको ट्रांस डायोल। अब सेकंड जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं फ्रॉम एथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, हम इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन से भी ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं, 1,2 डायोल का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके बनाने की विधि इस प्रकार है। यह एथीन है। एथीन की अभिक्रिया एथीन रिएक्ट विथ हाइपोक्लोरस एसिड फर्स्टली प्रोड्यूस इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन एंड देन इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन हीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्टेड टू 1,2 डायोल या ग्लाइकोल या अल्फा ग्लाइकोल और NaCl और CO2 बार रिलीज होती है। थर्ड मेथड है फ्रॉम एथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड्स के साथ हम सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया यदि हम इथाइलिन डाइब्रोमाइड के साथ करते हैं तो भी हमें 1,2 डायोल या ग्लाइकोल या इथाइलिन 1,2 डायोल प्राप्त होता है और 2 NaBr और CO2 गैस बाहर रिलीज होती है। फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड्स, हम इथाइलिन ऑक्साइड्स के द्वारा भी
या हम 1,2 डायोल प्राप्त कर सकते हैं, ग्लाइकोल प्राप्त कर सकते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड इज prepared by passing a mixture of ethylene and air over heated silver catalyst under pressure. Ethylene oxide is then hydrolyzed with dilute hydrochloric acid to give ethylene glycol. यहाँ आप देख सकते हैं ये इथाइलिन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 और इस हम डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो ये जो इपोक्साइड रिंग है वो ब्रेक होगी और ये रिंग ब्रेक होकर के हमें डाइओल्स प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्लाइकोल है 1,2 डाइओल। इसी प्रकार ग्लाइकोल्स हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। यहाँ एक साइक्लिक इपोक्साइड है। इस साइक्लिक ऑक्साइड्स में देखिए यहाँ डिफरेंट कंडीशन है। इस कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ऊपर ऑक्सीजन है जिसको हमने आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन 18 वाला, और इसकी हम अम्लीय माध्यम में हम इस रिंग को ब्रेक करते हैं, अम्लीय माध्यम H+, तो सर्वप्रथम ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना करके OH+ इपोक्साइड बनाता है और इस मध्यवर्ती पे जब जल का अणु का योग होता है तो जल का अणु A और B दो स्थितियों में यहाँ ऐड हो सकता है। A पाथ में यदि जल का योग होता है तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट बनेगा, और बी पाथ में जब योग होता है तो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बी पाथ से जब यदि जल का योग होता है, इपोक्साइड्स जो रिंग ब्रेक होती है वो हमें मेजर प्रोडक्ट में मिलता है। इसका कारण यह है कि यदि अम्लीय माध्यम में इपोक्साइड रिंग को ब्रेक करना हो तब हम बनने वाले कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो यदि ये जल का अणु इस बी पाथ से अटैक करता है तो बी पाथ से अटैक करने पर आप एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए। यदि ये जल का अणु है और इस बी पाथ से अटैक करता है, बी पाथ से अटैक करते ही ये इपोक्साइड का ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ OH के रूप में इस कार्बन पे स्टेबल हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से OH जुड़ते ही, यहाँ टूटते ही, इस रिंग के टूटते ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और चूंकि ये कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन जो 3 डिग्री कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस का फॉर्मेशन हुआ है, और 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस का हमने अध्ययन किया है, स्टेबिलिटी मोर स्टेबल होता है वनिस्पत 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्बोकैटाइन से तृतीयक कार्बोकैटाइंस की स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण ये जल का जो अणु है बी पाथ की ओर यदि अटैक करता है तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस ये जो बी पाथ में जो अटैक से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर यील्ड में प्राप्त होगा। यही मुख्य कारण है। अब बात कर लेते हैं ए पाथ की ओर। यदि ए साइड से जल का मॉलिक्यूल अटैक करता है और रिंग ब्रेक होगी, और आप एक बार इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करें। ये ए पाथ से यहाँ ये अटैक करेगा तो ये और इपोक्साइड रिंग ब्रेक होगी, OH यहाँ स्टैंड हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये बनने वाला पॉजिटिव चार्ज से जो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटाइंस, जो बनने वाला कार्बोकैटाइंस है वो 2 डिग्री कार्बोकैटाइंस है, और यहाँ इस साइड से 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस बन रहा है तो प्रीफ्रेंस 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस की ज़्यादा रहेगी। इसलिए हमें बी जो प्रोडक्ट है, बी पाथ से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मेजर यील्ड में प्राप्त होगा। अब हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं ये जो ग्लाइकोल हैं वो कलरलेस हैं, विस्कस लिक्विड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये सोल्यूबल है वाटर एंड एल्कोहल जो इथेनॉल के अंदर और ईथर के अंदर इनसोल्यूबल है। और इसको हम ग्लाइकोल को 1,2 डाइओल को याद रखने योग्य बात है, 1,2 डाइओल को हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की केमिकल प्रॉपर्टीज,
ये जो 1,2 डाइओल या ग्लाइकोल है शोज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ये 1,2 डाइओल है वो या ग्लाइकोल है वो प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल्स की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं वो प्रदर्शित करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस शोज करते हैं। तो शुरू करते हैं रिएक्शंस विथ सोडियम। सोडियम के साथ अभिक्रिया में आप देख सकते हैं ये सोडियम है, 1/1 हाइड्रोक्सिल समूह पे इसका प्रतिस्थापन होता है। सबसे पहले मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट ये साल्ट बनता है मोनोसाल्ट, उसके बाद ये डाई साल्ट बनता है, डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। ये याद रखने योग्य बात है। इसी प्रकार ये रिएक्शंस यदि हम इसकी रिएक्शंस HCl गैस के साथ करवा देते हैं, यानी HCl और हीटिंग 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तब 1,2 डाइओल है वो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन में कन्वर्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हीटिंग करने पर हमें इथाइलिन डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है 1,2 डाइओल। और सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ आप देख सकते हैं PCl5 और PCl3 की रिएक्शंस। PCl5 के साथ क्लोरोहाइड्रीन और PCl3 के साथ भी क्लोरोहाइड्रीन, लेकिन यहाँ क्या बाहर H3PO3 बाहर निकलता है और यहाँ पर POCl3 बाहर निकलता है। और ये फिर इसका फर्दर ये मोनो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन्स बनता है और इसका और PCl5 से क्रिया करने पर इथाइलिन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ भी इथाइलिन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है, जबकि PCl5 में POCl3 बनता है और साइड प्रोडक्ट के रूप में, और PCl3 के केस में H3PO3 बाहर निकलता है। अब यदि एक और डिफरेंस है, स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, यहाँ PBr हैं। यदि PBr के साथ यहाँ हम PI3 लेते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होती है। ये मेजर डिफरेंस है, ये PBr3 के साथ रिएक्शंस और PI3 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं ग्लाइकोल की। तो ये इसलिए जो डिफरेंस है उसको आप माइंड में रखिएगा कि आयोडाइड PI3 के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल एथीन बनाता है, जबकि PBr के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल जो इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनाता है। यहाँ इथाइलिन डाई आयोडाइड तो बनता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के रूप में बनता है और आयोडीन गैस तुरंत लिबरेट होने के कारण यहाँ एथीन बनती है। ये डिफरेंस है। फोर्थ है एस्ट्रिफिकेशंस। एस्ट्रिफिकेशंस में हम एसिटिक एसिड के साथ हैं, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ लें, चाहे एसिटिल क्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया करवाएं, तो हाइड्रोक्सिल समूह में हमें डाई एस्टर प्राप्त होता है। तो उसको हम जैसे ये एक रिएक्शंस है, हमें डाई एस्टर प्राप्त होता है, मोनो एस्टर भी है और डाई एस्टर भी प्राप्त होता है। तो ये एसिटिक एसिड्स के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें ग्लाइकोल डाई एसीटेट प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि नाइट्रिक एसिड्स के साथ अभिक्रिया करवाएं HNO2 के साथ, तो ये दोनों हाइड्रोक्सिल्स जो ग्रुप हैं उनसे 2 जल का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और हमें ये रिएक्शंस कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करके यदि हम इस रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं तो हमें ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट प्राप्त होता है प्रोडक्ट के रूप में। और एक जो मुख्य इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं टेरिलिन, जो कि हम पॉलीमर्स के अंदर इस रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ भी हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो मोनोमर्स यूनिट है टेरिलिन की वो कौन कौन है। ग्लाइकोल है 1,2 डाइओल, इथाइलिन 1,2 डाइओल और ट्रप्थैलिक एसिड्स। तो इथाइलिन 1,2 डाइओल या ग्लाइकोल के हम यदि N अणु लिए हैं और ट्रप्थैलिक एसिड्स के N अणु लिए हैं, तो ये पॉलीमराइज होकर के हमें टेरिलिन नामक पॉलीमर्स का निर्माण होता है। पॉलीमराइजेशंस की रिएक्शंस प्रोसीड हुई है और टेरिलिन हमें प्राप्त हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं इस इथाइलिन ग्लाइकोल की, आप याद करिएगा। और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कहीं कोई क्वेरी है इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और